दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संपादकीय लेखन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसके 5 जो बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ा था और जो 5 बिंदु उसमें थे वो था यानी कि जैसे विषय का चयन, विषयानुरूप सामग्री, विषय प्रवेश एवं विस्तार, विषय का निष्कर्ष और शीर्षक। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है संपादक के नाम पत्र, यानी कि संपादक को लिखा जाने वाला पत्र। एक पाठक के द्वारा संपादक को लिखा गया जो पत्र है वो संपादक के नाम पत्र होता है। तो उसी के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। देखिएगा, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सामग्री लाखों पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होती है। यह आवश्यक नहीं कि समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक ही हो। कदाचित वह किसी सामग्री विशेष से असंतुष्ट भी हो सकता है। कुशल पत्रकार पाठकों की मनोभावना का आंकलन करने के उपरांत ही प्रकाशन कार्य करता है। तथापि प्रत्येक पाठक की मन स्थिति का मूल्यांकन कर पाना अति दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करता है और इसे ही संपादक के नाम पत्र से परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः ये संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर संपादक के नाम पत्र के बारे में ये बात बताई गई है कि जो समाचार पत्र है उसमें छापी गई जो सामग्री है या प्रस्तुत की गई जो सामग्री है उसको लाखों पाठक हैं वो पढ़ते हैं और उस विषय वस्तु या उस समाचार को पढ़ करके ये पाठक पूर्ण रूप से यानी कि उससे सहमत हों, ये भी ज़रूरी नहीं। और ये भी होता है कि उसमें प्रस्तुत की गई जो सामग्री है या जो खबर है या जो भी लेख है वो उन्हें अच्छा भी लगता हो और पाठकों के ऊपर वो सकारात्मक प्रभाव भी डालता हो। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सामग्री विशेष है उससे पाठक असंतुष्ट हो जाता है और जो कुशल जो पत्रकार है वो पाठकों की मनोभावना का आकलन करने के लिए या आकलन करने के बाद ही उस कार्य का यानी कि उस विषय वस्तु को वह प्रकाशित करता है। और उसके लिए ये ज़रूरी भी होता है कि जो पाठक है उसकी मनस्थिति का मूल्यांकन वो करे, लेकिन हर बार ये कार्य बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो पाठक है और वो उस विषय वस्तु के बारे में अपनी जो प्रतिक्रिया एक पत्र के माध्यम से उस संपादक को प्रेषित करता है, उसी को संपादक के नाम पत्र कहा जाता है। इस बात को हम यूँ कह दें कि पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इसी को समाचार संपादक के नाम पत्र से परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर जो ये पत्र है वो मूलतः जो संपादक के जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ के ऊपर प्रकाशित किया जाता है। उसी क्रम में देखिएगा, संपादक के नाम पत्रों में शिकायती पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में अथवा किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्र को इस श्रेणी में लिया जा सकता है। कहने का मतलब संपादक के नाम जो पत्र है उसमें कौन कौन से विषय शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि ये एक तरह का शिकायती पत्र या फिर संपादकीय दृष्टिकोण को लिखा गया जो पत्र, उसके बारे में लिखा गया पत्र, कोई सरकारी जो नीति है उसके संबंध में लिखा गया पत्र, या राजनीतिक जो दल हैं उनके बारे में जो पाठक हैं उनकी जो राय है उससे संबंधित लिखी गई बात, या समाज में जो विभिन्न प्रकार की फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनके संदर्भ में लिखी हुई जो बात हैं वो सारी की सारी संपादक के नाम पत्र में आती हैं। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी बातें शामिल की जाती हैं। देखिएगा,
इस प्रकार के पत्रों में बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी का होना, किसी भुगतान में देरी, स्थानांतरण में पक्षपात, पानी के वितरण की समस्या, मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक आदि समस्याओं को लेकर लिखे गए पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की भावना निहित होती है। इसी प्रकार किसी विषय अथवा मुद्दे को लेकर संपादकीय दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया, सरकार की विभिन्न नीतियों पर जैसे आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीतियों, भूमि आवंटन, शिक्षा नीति आदि विषयों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, आंदोलनों, मांगों आदि पर प्रतिक्रिया, समाज में फैल रही कुरीतियों अथवा किसी विषय पर प्रकाशित समाचार अथवा लेख पर स्पष्टीकरण आदि विषयों का समायोजन संपादक के नाम पत्र के तहत किया जाता है। कहने का मतलब इनमें और किन किन विषयों को शामिल किया जा सकता है, तो जैसे बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी का होना, किसी भुगतान में देरी का हो जाना, कोई स्थानांतरण में ट्रांसफ़र में कोई पक्षपात की बात आ जाती है, या पानी की समस्या की बात होती है, मोहल्ले में जो असामाजिक जो तत्व हैं उनके आतंक की बात आती है। वहीं पर जैसे कि सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति है, भूमि आवंटन है, शिक्षा नीति है, ये विषय वहीं पर जो राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम, आंदोलन, मांग हैं उनके संबंध में जो प्रतिक्रिया है, समाज में जो फैल रही जो बुराइयां हैं, कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि संपादक के नाम पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। उसी क्रम में आगे देखिएगा, संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपयोगिता, प्रासंगिकता और सामयिकता का ध्यान रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त पत्र की सामग्री की सामयिकता प्रकाशन के लिए चुने जाने में विशेष रूप से सहायक होती है। पाठक की रुचि किसी भी सामयिक विषय पर की गई टिप्पणी अथवा प्रतिक्रिया में होती है, न कि बहुत पुरानी अथवा विस्मृत विषयों पर दृष्टिकोण को जानने में। पत्रों के प्रकाशन के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्र में उल्लिखित जानकारी या सामग्री की उपादेयता क्या है। यह आवश्यक नहीं कि संपादक प्राप्त पत्र की सामग्री से सहमत ही हो और वह पूर्णतः असहमत होते हुए भी उसे उपादेय देखकर प्रकाशित करने का निर्णय ले सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही गई कि संपादक के नाम जो पत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उस समय विषय की जो उपयोगिता, कि वह कितना प्रासंगिक है, उस समय के अनुसार वह कितना सही और सटीक है। वहाँ पर जो जितने भी पत्र उनको प्राप्त होते हैं, वो जो पत्र हैं वो उसमें प्राप्त जो सामग्री है यानी कि उसकी सामयिकता वो प्रकाशन के लिए चुने जाने में विशेष रूप से ज़्यादा सहायक होती है कि वो उस समय पर कितनी खरी उतरती है। वहीं पर जैसे पाठक की रुचि है, उसमें सामयिक विषय पर की गई जो टिप्पणी है उसमें उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि वो बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। इन सारी बातों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है और इनका जो प्रकाशन किया जाता है उसमें ज़रूरी नहीं होता कि मतलब जो संपादक है वो उस पत्र से सहमत हो। अगर मान लीजिए कि वह संपादक उस बात से सहमत नहीं है या फिर संपादक की ही आलोचना की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पत्र की उपयोगिता है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है, तो भी उस पत्र की उपादेयता को देख करके और जो संपादक है उसको प्रकाशित करने का निर्णय ले सकता है। ये कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि वो उस पत्र की विषय वस्तु और उस समय में यानी कि उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है और तब वह यानी कि उसे प्रकाशित करता है। उसी क्रम में देखिए, अनेक पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रसंगों के संबंध में होते हैं। चालू प्रसंग के कारण इनकी उपयोगिता विशेष हो जाती है। प्रसंग पर भी
विशेष प्रकाश डालने में वे सहायक होते हैं। अतः पत्र सामग्री की प्रासंगिकता भी उसे प्रकाशनीय ठहराने के लिए एक उचित मानक है। आलोचनात्मक पत्र विशेष रूप से प्रकाशनीय होते हैं, भले ही उनकी आलोचना का विषय संपादकीय नीति ही क्यों न हो। हाँ, ये देखना आवश्यक और उचित है कि आलोचना विषय परक हो, व्यक्ति परक न हो। प्रकाशन योग्य चुने जाने वाले प्रत्येक पत्र के चुनाव का कोई औचित्य होता है। अतः संपादक प्रत्येक पत्र के संबंध में उसके प्रकाशन के औचित्य का मूल्यांकन करता है, तभी जाकर ऐसे पत्रों का चयन प्रकाशन हेतु किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई कि जो भी विषय प्रस्तुत किया गया, जो भी यानी कि पत्र लिखा गया, जो विषय वस्तु उसमें दर्शाई गई, वह जो चालू प्रसंग है उसमें यानी कि उसकी उपयोगिता कितनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वहीं पर वो जो पत्र की जो सामग्री है वो वास्तव में प्रासंगिक है या नहीं है, प्रकाशित करने के योग्य है या नहीं है, उचित जो मानक हैं उनको वह है यानी कि उन मानकों को ऊपर वो खरी उतरती है या नहीं, ये बहुत सारी बातें उसमें निहित होती हैं। जो आलोचनात्मक जो पत्र होता है वो विशेष रूप से यानी कि प्रकाशनीय होता है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों बातें जो होती हैं वो उसमें अगर रखी हैं तो वह एक तरह से प्रकाशनीय होता है। और वो भले ही चाहे जो आलोचना है वो आलोचना का विषय संपादकीय नीति ही क्यों ना हो, फिर भी यानी कि उसको प्रकाशित किया जाता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो आलोचना की गई है वो विषय की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। अगर व्यक्ति की आलोचना कर दी गई है तो इसका मतलब है कि वो बात गलत है और ऐसे पत्रों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उसी क्रम में देखिए, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पत्र प्रकाशन योग्य हो, भले ही वह कितना ही रुचिकर क्यों न हो। यदि पत्र की सामग्री किसी व्यक्ति के प्रति दुष्प्रचार अथवा लांछन लगाने वाली है तो वह प्रकाशन योग्य नहीं माना जा सकता। ठीक इसी प्रकार ऐसे पत्र जिनका विषय किसी ऐसे मामले से संबंध रखता हो जो कि न्यायालय में विचाराधीन है अथवा किसी न्यायाधीश के फैसले की आलोचना से जुड़ी है तो भी उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि कई बार जो पत्र होता है बड़ा रुचिकर होता है, लेकिन उसको भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि एक तो किसी व्यक्ति विशेष का कोई दुष्प्रचार नहीं किया जाए, उसको कलंकित करने का प्रयास नहीं किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के जो पत्र हैं उनको कभी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जैसे कि न्यायालय में जो विचाराधीन जो विषय हैं उनके बारे में भी अगर कोई बात लिखी गई है तो उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अगर न्यायालय ने जो फैसला दे दिया तो उसकी जो आलोचना की गई है तो वो भी एक तरह से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अब अंत में हम बात करते हैं इस पूरे पाठ के सारांश के बारे में। तो देखिएगा, पत्रकारिता में फीचर अथवा रूपक का आशय ऐसे लेखों से है जो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाते हैं, घटनाओं और विषयों की जानकारी देते हैं, मनोरंजन करते हैं और ज्ञान भी बढ़ाते हैं। फीचर समाचारों को नया आयाम देते हैं, उन्हें नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। फीचर किसी न किसी सामाजिक विषय अथवा मानवीय भावना आदि के इर्द गिर्द घूमता रहता है और समाचार से अलग पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी मानवीय संवेदना से जोड़ता है। इसलिए फीचर की संरचना में 3 उद्देश्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मार्गदर्शक हो, ज्ञानवर्धक हो और मनोरंजक हो। फीचर का जो शीर्षक है आकर्षक और नाटकीय होना चाहिए। इसी तरह फीचर की संरचना में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आमुख अथवा प्रस्तावना कलात्मक और उत्सुकता
पैदा करने वाली हो। सारांश में यहाँ पर दोस्तों जो बात कही गई है वो फीचर के बारे में, अर्थात जो रूपक, फीचर का ही दूसरा नाम रूपक है, यानी उसके बारे में बताया गया है, उसकी घटना के बारे में है, जिसका मूल उद्देश्य मनोरंजन करना और ज्ञान बढ़ाना भी है, यानी ये फीचर का उद्देश्य है। और वहीं पर जो इसमें बात बताने का प्रयास जो किया गया है वो ये है कि पाठक के लिए या श्रोता के लिए या दर्शक के लिए ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो फीचर संरचना उसमें मूल रूप से 3 बातें ज़्यादा अहमियत रखती हैं कि जो फीचर है वो मार्गदर्शक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए और मनोरंजक होना चाहिए। फीचर का जो शीर्षक है वो आकर्षक और नाटकीय होना चाहिए। और इसी तरह यानी कि फीचर की जो संरचना है उसमें विशेष रूप से उसको ध्यान रखना चाहिए, जो उसका आमुख या जो प्रस्तावना है वो कलात्मक और उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो ये बिंदु पढ़ा, ये जो पाठ पढ़ा है, इसकी विषय वस्तु के बारे में भी हमने बात की है। इसको फिर से हमें एक बार पढ़ना है अपने स्तर पर, इस पर फिर से गौर करना है और इसको समझना है। अब हम एक नए बिंदु के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।